सबसे पहले हमने कहा था कि बच्चे के बारे में जब तक आप जानते नहीं आप पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक हो? बच्चे के डिसऑर्डर के बारे में, उसके बिहेवियर्स के बारे में, और एट द सेम टाइम लेवल ऑफ फंक्शनिंग उसका जब तक आपको नहीं मालूम है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते। अब जब हम उसके डिसऑर्डर में जाते हैं तो डिसऑर्डर में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, उसके फीचर्स। फॉर एग्जांपल एज वी हैव चिल्ड्रन विद ऑटिज्म ओवर हियर मेजॉरिटी, तो उसमें हमारे पास जो उनके फीचर्स हैं वो मेन फीचर्स हमने बात की क्या क्या है। अटेंशन डेफिशिएंसी उसमें होती है, प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, रेपिटेटिवनेस होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, ये मेन चीजें उसमें होती है। जब इन चीजों के ये फीचर्स क्यों होते हैं उसकी वजह में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि अर्ली ईयर्स जो उसके होते हैं डेवलपमेंट के, उसके अंदर उसका एक्सपोजर टू लर्न प्री लर्निंग स्किल्स, टू लर्न द फाउंडेशन स्किल्स, वो उसको नहीं मिला होता, जिसकी वजह से ये चीजें इस अंदाज की डेवलप हो जाती हैं। उसके फीचर्स, ये ऐसी फीचर्स जो है उसकी पर्सनैलिटी में उसमें आ जाते हैं और वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पिछले वाला फेज जो होता है, मिसिंग ऑफ द बेसिक स्किल्स, फाउंडेशन स्किल्स जो होता है, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। जब हम उसको एक बच्चे को जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, उसको जब हम एक सोशल एनवायरनमेंट हमारी के अंदर जब हम उसको फिट इन करना चाहते हैं, इन होम एनवायरनमेंट, इन स्कूल, मॉन्टेसरी और बाहर पब्लिक प्लेस पे, जहां पे भी जब हम उसको वहां पे एक्सपोजर जब मिलता है, प्रॉब्लम वहां पे आता है। प्रॉब्लम वहां पे क्यों आता है? क्यों आता है? जनरलाइज नहीं किया होता और फिक्स्ड होते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं और रेपिटेटिवनेस होते हैं। उनके जो बेसिक फीचर्स हैं मेरे पे सही, मतलब उस तरह सिर्फ उसी मॉडल में काम हुआ होता है, आप उसको बाहर नहीं दे उसको एक्सपोज ठीक है, करते हैं। बिकॉज वेरी राइट, ऑल ऑफ योर पॉइंट्स आर वैलिड। सोशल सिस्टम जितने भी हमने बात की, होम एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, स्कूलिंग की बात कर लेते हैं, मॉन्टेसरी में जहाँ पे बच्चा अर्ली एज में जाता है, फिर आप इसमें मॉल में कर लें, पार्क में कर लें, मैरिज फंक्शन है वहाँ कर लें, जहाँ पे भी हम इसको बच्चे को लेके जाते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं इर्द गिर्द सराउंडिंग में, उनकी एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से होती हैं कि वो अपनी क्रोनोलॉजिकल एज के मुताबिक रिस्पॉन्ड करे। क्रोनोलॉजिकल एज उसकी फॉर एग्जांपल 4 इयर्स है। अब 4 इयर्स के बच्चे को नई जगह पे जाके डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, रेपिटेटिवनेस की वजह से उसको डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब वो डिस्टर्बेंस को एग्जिबिट कैसे करता है? बाय क्राइंग, बाय थ्रोइंग, बाय गेटिंग अनरेस्ट, वो हमें नजर आ जाता है। अब वो प्रॉब्लम बन जाता है। अब जो लोग सिमिलरली मॉन्टेसरी में अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा 2.5-3 साल का जब जाता है उधर प्ले ग्रुप के अंदर, वहां पे जाके टीचर्स उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेले, इन्वॉल्व हो, अपनी एज के अप्रोप्रिएट जो चीजें हैं उसकी टॉयज हैं, एक्टिविटीज है उसमें वो इन्वॉल्व हो, दे एक्सपेक्टेड दैट वे। लेकिन वो बच्चा जो वहां जाता है, उसको जब वो नई एनवायरनमेंट मिलती है, एक चेंज होगी, उस एनवायरनमेंट में वो पहले आया ही नहीं, रेपिटेटिवनेस वहां पे प्रॉब्लम करेगी उसको सेटल इन होने में, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको खेलना आता ही नहीं है। वो टीचर या वो बच्चे दूसरे जो हैं या लोग वहां पे उस क्लास में, स्कूल में जो भी हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा अपने एज के अप्रोप्रिएट जो टॉयज हैं, उन टॉयज के साथ, ब्लॉक्स के साथ, रेनबो टावर की गाड़ियां, इन चीजों से खेले। वो चाहते हैं खेले, इंटरेस्ट होना चाहिए ना बच्चे का, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज उसका स्पेसिफिक अटेंशन है, उसको प्रोसेसिंग नहीं आती, उसने लर्न ही नहीं किया, उसने वो काम किए नहीं जो उससे वो तवक्को की जा रही है। उसके ऑपोजिट क्या हुआ है, वो फिक्सेट है, ऑब्सेस है, रिएक्ट करता है चेंज को, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है, वो अटेंशन नहीं देना चाहता। अब उस एनवायरनमेंट में वो उसको लेके नहीं चल सकते, सिखा नहीं सकते, बिठा नहीं सकते, उसको कमांड फॉलो नहीं करा सकते, क्योंकि उसको बुलाते हैं वो अटेंशन नहीं देता है। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नजर आते हैं जब वो बच्चा एक्सपोजर मिलता है उसको उस एनवायरनमेंट में जाके, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होने की वजह से, क्योंकि उसकी वो बुनियादी चीजें जो बननी थी वो बनी नहीं है, डेवलप ही नहीं हो सकी, वन वे और द अदर। विद मी? नजर हमें कैसे आता है? वो बच्चा बोल नहीं रहा, मान नहीं रहा, कर नहीं रहा, रो रहा है, चीख रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, इधर उधर चढ़ रहा है, ऑड बिहेवियर्स
एग्जिबिट कर रहा है, ये जो है टू एंड फ्रो वाले रेपिटेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पे हमें नजर आता है कि प्रॉब्लम आ रहा है। अब हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें हम उनको नहीं रोक सकते हैं, हम उनको टेम्परेली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनको टेम्परेली एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके या उसको कहीं अलग करके कुछ ऐसा करके हम उसको वक्ती तौर पे तो शायद उस बिहेवियर को हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन असल काम जो होने वाला है उस पर हमारी नजर नहीं जाती है। असल काम क्या होने वाला होता है, उसकी बेसिक स्किल्स, जिसमें कि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी उस तरह की आए, उसको बैठना आए, उसको करना आए। उसकी एज 4 साल है, 4 साल में जो काम उसको करना चाहिए उससे पिछले सालों वाले काम भी वो नहीं कर पाता। एक 2.5-3 साल का बच्चा भी बैठता है और कुछ प्रोसेस करता है, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उसके पास होती है। डिले भी, अगर लैंग्वेज में खाली में डिले भी हो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर्स भी हो, अगर बाई लैंग्वेजेस वाली बात आ जाती है, वहाँ पे अंग्रेजी बोल रहे हैं, घर में उर्दू में, पंजाबी में या पश्तो में बात करते रहे हैं, तो वो बैरियर रिसेप्टिव लैंग्वेज को फिर भी इफेक्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग उनके बिहेवियर्स उस तरह से ट्रिगर नहीं होंगे फिर भी। लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर नजर आते हैं उसकी वजह क्या होती है कि उसकी बेसिक स्किल्स, प्री लर्निंग स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई। उसको स्पेसिफिक इंटरेस्ट की तरफ रखा, उसके सेंसरी प्रोसेसिंग विजुअल वाली ज्यादा स्ट्रांग हो गई, दूसरे वाले सेंसेस उसके उतने नहीं डेवलप हो सके। अब उसके अंदर रैपिडली बिहेवियर्स आ गए, अब वो चीजों को रिपीटेडली करना चाहता है, यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाता है। तो वी कैन नॉट एड्रेस दोज बिहेवियर्स परमानेंटली इफ वी डोंट वर्क ऑन द बेसिक्स। रूट कॉज पे हमने बात की थी कि रूट पे काम करेंगे तब वो चीज ठीक होगी। अब वो एनवायरनमेंट कैसी है, उस एनवायरनमेंट में उसका एक्सपोजर कितना है, उस एनवायरनमेंट में जो लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कितना उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में हमारी में कितनी अवेयरनेस है, ऑटिज्म जितना रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, दिस इज वेरी अलार्मिंग। 38 में 1 का फिगर लास्ट में याद आ रहा है, वो आया हुआ है, अब उससे भी आगे होगा, ये तो पुराना डिजिट में बोल रहा हूँ। इतना रैपिडली फैल रहा है, रीजंस अभी तक कोई क्लियर नहीं है, ट्रीटमेंट कोई क्लियर नहीं है, मैनेजमेंट और उसकी रिकवरी के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल। इस वक्त ऑल कह रहा हूं मैं, खाली पेरेंट्स नहीं, इन ऑल एनवायरमेंट्स एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब वो चीजें बेहतर होंगी ग्रेजुअल, बिकॉज वो जो रॉन्ग पैटर्न ऑफ लर्निंग उसका बन गया है, उसने अनलर्न होना है, उसने भूलना है और नया वाला उसने सीखना है। नया वाला क्या था, टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि प्री लर्निंग स्किल्स उसकी बिल्ड होनी है, डेवलप होनी है, वो उसकी वहां पे डेवलप होनी है, प्री लर्निंग स्किल्स जो है। तो वो अगर नहीं होंगी तो जब हम अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे, उसके फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, तब हमें उसकी उस बिहेवियर की समझ आएगी कि वो क्यों कर रहा है, और हमें ये भी समझ आ जाएगी कि ये बिहेवियर टाइम लेगा, इतना टाइम लेगा, और इस तरह से इन स्ट्रेटजीज के तहत करेंगे तो तब वो बिहेवियर भी सेटल, उस एनवायरनमेंट में भी स्पेसिफिकली सेटल होगा, और ओवरऑल उस बच्चे की डेवलपमेंट में जो वीकनेसेस है वो भी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे हम अपने इस एरिया के अंदर जब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, हम उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, वो हमने बात की थी कि वो बड़ा ज़रूरी है। उसमें एक फीडबैक प्रॉपर होना, पेरेंटल एंड से रेगुलर इंटरेक्शन होना, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा का मिलना कि कल इतना रोया था, आज इतना है, कल ये किया था, आज ये किया है, इसको कंपैरिजन में देखना बड़ा ज़रूरी होता है। वो एग्जांपल मैंने दी थी, बच्चा था वो अभी आज जिसका सेशन किया, क्या नाम, अरहम का ही आज 3rd सेशन जो था, अगर 2 आपने पहले देखे हो तो आप 3rd वाले को देखिएगा। 3rd वाले में अगेन और ज़्यादा बेहतरी थी, क्राइम कम थी, प्रोसेसिंग भी की उसने, आज इंस्ट्रक्शन पे भी की, तो दैट वाज द डिफरेंस। वो ग्रेजुअल था, डे 1 ज़्यादा था, डे 2 फिर बेहतर हुआ, डे 3 और बेहतर हुआ। मेरी इन्वायरमेंट में इस स्पेसिफिक जो मेरा सेशन है सिर्फ उसकी मैं बात करूँ। अब आप इसी चीज़ को आप उन बच्चों को अपने पास देख लेते हैं कि जो बच्चे आपके पास आते हैं इस एनवायरनमेंट से, आपकी क्लास में जॉइंट है या इंडिविजुअल है, जो भी है, उसके अंदर उसका बिहेवियर अगर डे 1 वही है और डे 5 भी वही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो वो बच्चा बहुत सुयर है
बहुत सूयर में भी फर्क पड़ता है, माइल्ड कम पड़ेगा, आपने नोटिस ना किया वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर डे 5 भी वही बिहेवियर उसका मिल रहा है हमें, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग में प्रॉब्लम है। इसमें हम ये बच्चे जो क्राइम बिहेवियर वाले हैं, जिस तरह से ये या सूयर रिएक्शन वाले हैं, इसमें बच्ची है जो आती है 6 आवर्स के लिए, आमिर को देख लें, स्वाति में शामिर को देख लें। शामिर की आवाज़ आज मुझे रोने की कम थी, लेकिन ये मंडे को फिर ज़्यादा आएगी जी, संडे की वजह से। दूसरी चीज़ उसमें क्या थी कि हमने कल डिस्कस किया था कि उसके पेरेंटल एंड पे होम इन्वायरमेंट में काम नहीं हो रहा, उसकी वजह से इसका बिहेवियर क्या करेगा, अभी हमें पहले ही पता है उसका बिहेवियर फ्लक्चुएट करता रहेगा ऐसे, कभी बेहतर कभी डाउन, कभी बेहतर कभी डाउन। वो मूड स्विंग उसकी वेरी करती रहेंगी, उस अंदाज से प्रोग्रेसिव वे में ऊपर को जाता हुआ बेहतरी की तरफ नहीं नजर आएगा, अनलेस दे आल्सो डू इट। जब वो भी करेंगे उसके साथ उसी अंदाज पे काम, फिर वो प्रोग्रेसिव होगा। अदरवाइज मंडे का ये जो बच्चे शुरू में जो फेज इनका होता है, तो ऑन आफ्टर एवरी हॉलीडे जब भी वो आते हैं तो वो बिहेवियर उनके हमें सूयर मिलते हैं। उसकी क्लियर रीज़न क्या होती है, क्योंकि वो पिछले दिन या पिछला 1 या 2 दिन जितने दिन भी ऑफ आया, वो दिन उसके उस तरह के इन्वायरमेंट से, उस तरह के इंटरेक्शन से बगैर गुजरे होते हैं, तो वो उस वजह से होते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे की बात करें, ममता को भी पेरेंट्स ने बहुत वो उनको कन्वे किया था कि जंक फूड इसका जो है रिस्ट्रिक्ट करना, तो कल उसके बाद से फिर हमने एक बिस्किट का पैकेट निकाला और उसको बिन किया। अली का बिहेवियर हाइपर एक्टिविटी खत्म नहीं हो रही है, नहीं होगी, मलका की भी नहीं होगी, ये बड़ी क्लियर बात है। मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली पेरेंटल एंड पे कन्वे करता हूँ कि ये जो ड्रिल्स हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की कर रहे हैं, या जो हम यहाँ पे उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं जिस अंदाज में, इसका अफेक्ट तब होगा अगर सोर्सेज कट ऑफ होंगी। सोर्सेज कट ऑफ नहीं होंगी, फातिमा बड़ी फातिमा जो है नहीं फातिमा उसका भी नहीं ठीक होगा। हालांकि हम मलका को यहाँ बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, बेशक आप जो मर्जी कर ले, मैंने कहा इम्प्रूवमेंट कितनी आएगी, फ्लक्चुएट करेगी, किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा। इसमें हम अपना रोल हमारा क्या है, अब ऐसे पेरेंट्स को हमें बहुत क्लियरली बताना पड़ता है, उनको इनकरेज करना पड़ता है, मोटिवेट और गाइड करना, काउंसल करना पड़ता है। कर देंगे तो देखिए, दे आर द डायरेक्ट सफरर्स इन गुड और बैड बोथ वे, दे आर द क्लोजर वंस। ठीक है, अगर वो कर देंगे उनका बच्चा बेहतर, हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे। अब उसमें मैं एक लिमिट तक ये एफर्ट करता हूँ, एक लिमिट के बाद मैं वो एफर्ट छोड़ देता हूँ। छोड़ता किस तरह हूँ, आई कॉल द पेरेंट्स एंड टेल देम कि विल नॉट वर्क ऑन दिस साइड। सर एक बात कहूँ, वो इतनी हाइपर है और वो जब भी रोज आती है उसको एक न्यू चोट लगती है रोज। वो हाइपर एक्टिविटी है उसकी। अच्छा, मैं उनको फिर पेरेंट्स को माजरत कर लेता हूँ कि हम इस बच्चे पे मेहनत क्यों करें। वाई? क्योंकि जब हम उसको देखिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जब हम ये करते हैं, इन चीज़ों फैक्टर्स जो हमने बात की यहाँ पे, जो एएसडी फीचर्स हैं, उनके अगेंस्ट जब काम करते हैं बच्चा डिस्टर्ब होता है। वो डिस्टर्बेंस आज मैंने शुरू की, लगातार करता रहूंगा तो 10 दिन की डिस्टर्बेंस के बाद बच्चा बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेवल के ऊपर वेरी कर सकता है, कुछ पहले दिन से दूसरे दिन में बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा, लेवल ऑफ फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करते हुए। लेकिन एक सूयर केस भी अगर मैं देखता हूँ तो 10 दिन बाद वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अगर वो उस अंदाज से उसको हर एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन उसका ना हो और इन चीज़ों को जो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल ना करें, वो साथ मिलकर काम वो ना करें अपनी एनवायरनमेंट में, फिर हम उसको बच्चे को हर रोज डिस्टर्ब करते रहेंगे, 10 दिन के बाद भी उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, उससे बिहेवियर्स खराब होते हैं, बिहेवियर्स बेहतर नहीं होते। तो दैट एफर्ट इज यूजलेस। इवन इफ दे पे मी फॉर दैट, व्हाई शुड आई डू अ जॉब व्हिच इज यूजलेस? आई विल नॉट। एक लिमिट तक मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, काउंसल करता रहता हूँ। जब मैं देखता हूँ, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मी एज वेल, कि जी इतने महीने आपके पास गया और बच्चा आज भी उस तरह ही है। आई डोंट वांट टू अर्न दैट बैड नेम फॉर द सेक ऑफ मनी। आई विल नॉट डू दैट। आई स्ट्रेट फॉरवर्डली टेल द पेरेंट्स
कि जी आप काम करें, साथ ये करें, हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपको काउंसल कर रहे हैं, हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मैं ट्रेन भी करता हूँ पेरेंट्स को यहाँ पे बुला के, सेशंस करवा के, इंटरेक्शन करवा के, वो बिहेवियर प्रॉब्लम वीडियो मंगवा के वैसे करता हूँ। तो वी गाइड देम टू द बेस्ट। जो पेरेंट्स इस बात को समझ के करने लग जाते हैं उनके बच्चे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। जो नहीं समझते या समझने के बावजूद कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते हैं, वन वे और दी अदर, जो भी वजह हो, उनके बच्चे ठीक उस अंदाज से डेवलप नहीं होते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में ये कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, और ये सारी जिंदगी रहता है, ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है। दिस व्हाट इज देयर wherever we click autism treatment recovery, I very openly claim कि ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हमने इतने बच्चों पे जिन पे काम किया है, टाइम ज्यादा लिया है उसने, इतना टाइम ले लिया, 2 साल ले लिए, तो 2 साल के बाद तो ठीक हो गया ना। एफर्ट ज्यादा ले ली, ठीक हो गया, लेकिन इट इज डेफिनेटली कंडीशन विद हर एनवायरनमेंट के अंदर काम होना, ठीक है। अब आपके पास जो बच्चे आते हैं जिनके बिहेवियर्स, आपने स्ट्रेटजीज ठीक लगाई हुई हैं, आपने काम उसको बिहेवियर पे सही कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बिहेवियर अगर रह रहा है, उसको नजर आ रहा है, एग्जिबिट करता होता जा रहा है बार बार, तो देन आपको एक फीडबैक पेरेंटल वाला भी जरूरी है लेना रेगुलर बेसिस पे। यू बीइंग सुपरवाइजर ऑफ द चाइल्ड, यू मस्ट गेट द फीडबैक इसके घर पे क्या हो रहा है, क्या वो भी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी एफर्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अगर वो भी उस तरह से कर रहे हैं एफर्ट आपके अंदाज में, और उसको कर रहे हैं ग्रेजुअल से ही, स्लो से ही, फिर आपके बच्चे में प्रोग्रेस आपको नजर आनी चाहिए, उसके बिहेवियर मॉडिफाई होने चाहिए। स्क्रीमिंग जो आज है डे 4 नहीं होनी चाहिए। अब उसमें प्रॉब्लम्स वाले बच्चे जहाँ पे भी आपको नजर आते हैं, आप सुना की बात करते हैं, हम सईद की, उसकी ऐसे ऐसे चल रहा है। जब आफ्टर 6 मंथ्स, अभी लास्ट मेरी मीटिंग जो उनके साथ, बीच में भी मीटिंग्स होती नहीं, बीच में भी मैं उनको कहता रहा, आफ्टर 6-7 मंथ था वो जब लास्ट मीटिंग मेरी उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा जी हम समझे कि हमने कुछ भी नहीं करना, आपने ही करना है। दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज टू मी कि जी उनकी ये थिंकिंग क्यों हुई कि जी वो 3 घंटे 4 घंटे जो बच्चा यहाँ पर गुजारता है, हम जिम्मेदार हैं उसको सही करने का, और घर में जाकर उसको वो कुछ भी ना करें एफर्ट उसके साथ, और वो एक्सपेक्ट करें कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा, बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा। वो नहीं चेंज होगा, उसमें फ्लक्चुएशन मिलती रही, कुछ बिहेवियर्स वैनिश हो गए, ठीक हो गए, रिप्लेस हो गए, कुछ अभी भी हैं, कुछ पिछले भूले हुए फिर आ गए, इस तरह का पैटर्न है। इसके कॉन्ट्ररी टू दैट, इफ आई सी अनदर चाइल्ड जिसके साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अलमीर की बात करते हैं, तो उसके बिहेवियर बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, बेशक पेस जो भी है, ठीक है, सिक्योरिटी पे, एज पे, बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करते हैं। देन हसन की बात करते हैं, उसको चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही हैं। प्रॉब्लम तो सबका सेम है, ये वही अटेंशन डेफिशिएंसी, रेपिटेटिवनेस सब में है, लेकिन बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। वाई, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग इन देयर एनवायरमेंट, दे आर ऑल्सो वर्किंग विद अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स कि कौन से एरियाज को टारगेट करना है, तब उसमें वो चीज़ें ये इंप्रूव होती हैं, बेहतर होती हैं, ठीक है। तो अब ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जो है हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिसऑर्डर की, बच्चे के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर वो ऑल इन्वायरमेंट में उसका फोकस होना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल इन्वायरमेंट्स में उसको अगर हम नहीं एड्रेस करेंगे उस बिहेवियर को, तो फिर उसका प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। बिहेवियर को मॉडिफाई करने की जो टेक्निक्स हम, उसकी मॉडिफिकेशन की जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं, वो हर एनवायरनमेंट में उस बच्चे के साथ होनी जरूरी है, अदरवाइज वो बिहेवियर फ्लक्चुएट करता रहेगा, फिर भी रहेगा, खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि उसमें जो ड्यू टाइम जो रिक्वायर्ड है, उसको उतने अरसे तक उस बिहेवियर पे काम होते रहना जरूरी है। आज हमने उस पर काम किया, कल नहीं किया, परसों फिर किया, तो फिर वो बिहेवियर ज्यादा टाइम रहेगा, ठीक है। सब माहौल, हर जगह पे जहाँ पे भी बच्चे का इंटरेक्शन होता है, वहां पे उसको एड्रेस होना जरूरी है, उतने अरसे के लिए होना जरूरी है। अब इसमें भी जो
ऑब्सेसिव बिहेवियर की हमने बात की थी, कंपल्सिव बिहेवियर्स की बात की थी, उनके अलावा बाकी दूसरे ये बिहेवियर्स लर्न जितने भी हैं या इनके फीचर्स से रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, रिएक्शन टू चेंज भी इवन जो मैं कहता हूँ, दे गोज ऑफ विद अ ड्रिल ऑफ ड्यू टाइम, जो हम उसका कहते हैं मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स। ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं मैं, 3 से 4 हफ्तों में वो बिहेवियर खत्म हो जाते हैं अगर उसको हम हर इन्वायरमेंट में करें और इतने टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ करें, लगातार। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, अरहम था, अरहम की एग्जांपल दी गई, तीसरा दिन था आज सेशन का, तो आज उसकी क्राइम प्रोसेसिंग, क्राइम कम थी, प्रोसेसिंग ज्यादा थी, सेटिंग बेहतर थी, ये सब बेहतरी की तरफ आ गया। पहले दिन वो जिस तरह का था और तरह का था, दूसरे दिन और तीसरे, तो ये बेहतरी की तरफ जाता है उस अंदाज में, अगर हम उसको सही स्ट्रेटजीज को उसमें मॉडिफाई करने के लिए हर अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही के साथ अप्लाई करें तो फिर ये चेंज होते हैं। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि कल का जो सेशन में कंटिन्यूटी में इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, उसमें वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स व्हिच यू फेस इन योर एनवायरनमेंट। Do some working in your before tomorrow's lecture in your home, कि कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं और वो कैसे करें उसको, एंड डू गिव एग्जांपल ऑफ समथिंग विच यू मेड गुड, जिस पे काम किया और वो बेहतर हो गया, वो भी शेयर करें। जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे होंगे जो नहीं रिजॉल्व हुए, विल डिस्कस दोज and we'll talk about the strategies and the analysis, उसके जो functional behavior analysis होता है, हम उसका वो carry out करेंगे कि वो behavior है क्यों ऐसा कर रहा है, और फिर हम उसको target behavior बना के उसमें चंद दिन drill भी करेंगे ताकि वो behavior ठीक हो जाए। we'll carry out that drill over here। कोई 1-2 cases ले लेंगे, उसको हम यहीं पे behavior को साथ उसको 20-30 मिनट्स का पीरियड डेली उसको देंगे और हम देखेंगे उसमें क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अभी कोई सवाल किसी का तक, इसका टेस्ट नहीं होगा, ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ, आई नॉट टेक टेस्ट, आई ऑब्जर्व बिहेवियर्स। क्योंकि मुझे हैरत होती है कि एक बच्चा अगर आपके पास डे 1 रो रहा हो ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, डे 1 ना कर रहा हो तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे पता होता है कि क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जब हफ्ता 10 दिन 20 दिन उसको गुजर जाएगा, वो फिर भी वैसा ही हो, रो रहा है, कर नहीं रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम बच्चे का नहीं, फिर हमारा प्रॉब्लम। हम उसको सही एड्रेस नहीं कर रहे, हम उसको सही समझ नहीं रहे, हम सही स्ट्रेटजी उसके लिए नहीं यूज कर रहे। तो दैट इज कंसर्न फॉर विच आई एम रियली वरीड कि वो नहीं होना चाहिए हमारी इन्वायरमेंट में। उसको इतने टाइम में उसका हंसी खुशी लर्निंग वाला अंदाज होना चाहिए इन ऑल इन्वायरमेंट्स, यहाँ पे क्लास में, जॉइंट में, आउटडोर में, जहाँ पे भी। ठीक है, उन बच्चों का नहीं होगा जिनका घरों में काम नहीं होता है। अब ये जो एट द सेम टाइम लेट मी कंक्लूड इट विद दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो फीचर्स में बात की थी, इसके ये जो फीचर्स जितने भी 6-7 हमने लिखे थे, ये फीचर्स टोटली खत्म हो जाते हैं अगर हम 1 to 1.5 ईयर काम करते हैं। एज हमने बात की थी 0 to 5 ईयर से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके ये बिहेवियर्स एसडी फीचर्स टोटली खत्म हो जाते हैं अगर हम 1 से 1.5 साल काम बहुत एक्सटेंड करें किसी केस को तो 2 पे चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं टाइम लगता। इस पीरियड के अंदर उनके फीचर्स खत्म होते हैं। फीचर्स खत्म होने का मतलब ये है कि उसकी प्री लर्निंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। प्री लर्निंग स्किल्स उसके यहाँ पे पैटर्न लर्निंग का पैटर्न जो है, लर्निंग साइंस जो कहती है, वो पैटर्न्स बन जाते हैं उसके इतने पीरियड के अंदर। इतने पीरियड में जो फीचर्स हैं ये फेड होते हैं, ये फेड होते हैं, और जो प्री लर्निंग स्किल्स हैं ये डेवलप होती हैं। प्री लर्निंग स्किल्स डेवलप होती हैं और ये फीचर्स फेड होते जाते हैं। बिहेवियर्स चेंज होते रहते हैं, शुरू में ज्यादा सुयर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस करने के लिए इतना पीरियड हमें, इतने ईयर्स हमें करना पड़ता है लगातार। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें। जो बच्चे बिलो 2 इयर्स होते हैं उनके साल से पहले ये चीजें खत्म हो जाती हैं।
वी हैव रिकॉर्डेड सेशंस चैनल पे हमारे पे मौजूद हैं। इतने पीरियड के अंदर जो शुरू में थे प्रॉब्लम जिनके, वो आखिर में खत्म हो गए। ठीक है, और एज के लिहाज से जिनकी ज़्यादा की वो इतने पीरियड तक चल जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, या तो पेरेंट्स हमें 24 आवर्स बच्चा दे दें, हम इस पीरियड में फिर उसको सही कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो कुछ टाइम बच्चे ने वहां गुजारना है, कुछ यहाँ गुजारना है, फिर दोनों जगहों पे काम होना, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोर्सेज का कट ऑफ होना, वो बहुत Nice. Thank you very much. Let's have practical discussion tomorrow. Inshallah. Thank you.